ओके गाइस, तो अब हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है हिंदी। ठीक है, ये वो पेपर है 2024 का ही, लेकिन जिन लोगों ने लैंग्वेज टू हिंदी ली थी ये वो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है गद्यांश। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में जो डॉक्टर सर्जन है उनकी भी ज़रूरत कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके जरिए ही लक्षणों को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी। ठीक है, ताज़ा हालत पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथों में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। जो शारीरिक यानी कि फिजिकल जिसमें हार्डवर्क लगता है उस पर सबसे कम असर पड़ने वाला है। यह समझने का वक्त है कि एआई से फ़ायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है, लेकिन एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर ना बने, उसके लिए यह सोचने की भी ज़रूरत है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी ना हो सके। अगर चैट जीपीटी बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहान का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवा और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। ठीक है, यह सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नज़र जरूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी यह तय करना चाहिए कि एआई जैसी हो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। बेसिकली इस पैसेज में ये कन्वे करने की कोशिश की है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अगर एडवांटेज हैं तो इसके क्या हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ह्यूमंस हैं उसकी सारी जगह कौन लेता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि जो डॉक्टर सर्जन है उनकी भी अहमियत अब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एआई क्या करेगा, आपसे आपके सिम्टम्स पूछेगा और आपको एक प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में दे देगा। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई जो है वो कैसा होना चाहिए। मानवीय क्षमताओं को कम करे, मानवीय गुणों का संस्कार दे, कम समय में अधिक काम करे और बिना बुद्धि के सारे जवाब दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो एआई है वो कैसा होना चाहिए, जो मानवीय जो गुण हैं उनको क्या दे, संस्कार दे। नेक्स्ट है 122। समूह से भिन्न शब्द है, पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर और चाय वाय। पढ़ाई जो है पढ़ते हैं हम, लिखाई लिखना, रात जो रात होती है, दिन दिन, कंकड़ भी होता है पत्थर भी होता है। यहाँ देखिए चाय तो होती है लेकिन वाय क्या होता है, कुछ भी नहीं। सो द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय शब्द में प्रत्यय है, विय य इय इय, इसमें इय प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर 3। इसमें देखिए मानव प्लस इय, जहाँ बड़ी ई की मात्रा लगती है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मानवीय। ठीक है, नेक्स्ट है एआई जो है वो शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डालेगा। तो शारीरिक श्रम से जो सबसे कम प्रभाव डालेगा तो कौन सा काम जो है वो प्रभावित नहीं होगा। चिकित्सा में शारीरिक श्रम है, नहीं। शिक्षण में नहीं, आविष्कार नहीं, लेकिन जो खेती बाड़ी है इस पे एआई जो है वो सबसे कम असर डालेगा। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एआई को जन्म देने वाला कारक है। एआई को आवश्यकता ने बनाया है, टेक्नोलॉजी ने, सभ्यता ने या मानव ने। जो मानव है उसी ने एआई को क्या है, जन्म दिया है। एआई का अर्थ क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। ठीक है, ये प्रभाव कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा, अधिक होगा। एक बात याद रखिए, जब धीरे धीरे कोई चीज़ आपकी एजुकेशन को इम्पेक्ट करने लग जाएगी तो ये जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, अभी हम क्लास में जाते हैं, टीचर हमको चीज़ें एक्सप्लेन करता है, थोड़े टाइम बाद टेक्निकली चीज़ें होने लगेंगी और जो एआई है वो टीचर्स की जगह ले लेगा, तो ये क्या है, गलत चीज़ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा। डॉक्टरों का जॉब देगा, अस्पताल की संख्या कम कर देगा, केस हिस्ट्री बना देगा और अस्पतालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा देगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा केस हिस्ट्री बना देगा। ठीक है, एआई क्या करेगा, डॉक्टर्स की जगह किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री को क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 129 to 135। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। जो प्राण होते हैं यानी कि जो लाइफ होती है उसका बॉडी के साथ कैसे तालमेल बैठाएं। ऐसा क्या करे कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। जो अपनी जान है वो शरीर के हर अंग की तरफ बैलेंस्ड हो और
व्यवस्थित हो, अरेंज्ड हो। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं, शरीर में होने वाली जो बीमारी है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर को ही संभाल कर नहीं रखता बल्कि मन, बुद्धि आदि प्रत्येक जो आयाम है उनको क्या देता है, जीवन देता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 129, जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, योग के माध्यम से प्राणायाम, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, प्राण के माध्यम से योग करना और प्राण और शरीर का सामंजस्य। तो जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपके जो प्राण है और शरीर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य और व्यवस्थित। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वास्थ्य। क्यों? संतुलित आहार, ठीक है, स्वस्थ इंसान, ठीक है, व्यवस्थित व्यक्ति, ठीक है, व्यवस्थित काम। तो ये क्या है, सब विशेषण है, लेकिन जो स्वास्थ्य है वो विशेष एक भाव होता है। ठीक है, तो वो विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है प्राण वायु को सशक्त बनाने का जो अभ्यास है वो किसमें है, शिक्षा, योग, चिकित्सक और शिक्षक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योग। जो प्राण वायु होती है वो शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है रोग का कारण है, प्राण वायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटना और अपने शरीर की उचित देखभाल ना करना। जो रोग है उसका मेन कारण जो पूछा है वो क्या होगा, जब प्राण वायु जो होती है वो अंग विशेष में असंतुलित हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अच्छे स्वास्थ्य का जो संबंध है वो किस चीज़ से है, अच्छे शरीर से, प्राण वायु से, योगाभ्यास से और बीमारियों के अभाव से। तो जो अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका संबंध प्राण वायु से होता है। ठीक है, प्राण वायु अगर बॉडी के हर पार्ट में सही तरीके से बहती रहे तो शरीर जो होता है वो बैलेंस्ड रहता है। नेक्स्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2। बुद्धि में अगर एक प्रत्यय लगा दें तो क्या शब्द बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम बुद्धि में एक प्रत्यय को जोड़ दें, ठीक है, तो एक प्रत्यय लगाने पर इसमें क्या होगा, औ की मात्रा हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, बौद्धिक। ठीक है, जिस भी चीज़ में एक प्रत्यय बाद में जुड़ा हो तो वो आगे वाला जो अल्फा वर्ड वर्ण होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए इतिहास है, ठीक है, इतिहास में अगर एक प्रत्यय जोड़ दें तो ये ई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में, यानी कि ऐतिहासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्मों में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। ठीक है, कौन सी ऐसी विधि है जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए ड्रिल यानी कि अभ्यास और भाषा का जो औपचारिक गुणधर्म होता है उसमें जो निपुणता है उसको आवश्यक रूप की तरह प्रमोट करती है। जीटी मेथड, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, कुल भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है, संप्रेषणात्मक सीएलटी, ठीक है, जीटी और श्रव्य भाषावाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। सुनकर जो हम ट्रांसलेशन करते हैं वही क्या होता है, भाषा अधिगम के लिए जो ड्रिल होती है उसको प्रमोट करता है। सो 136 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा 7 का विद्यार्थी है एक एलम, वो कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषा जानता है। ठीक है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो फ्लुएंसी के साथ चारों भाषा बोलता है, लेकिन जब स्कूल में जाता है तो हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी में बोलता है। ठीक है, वहाँ पे ये क्या करता है, मराठी यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मित्र और अध्यापक जो हैं उनको सिर्फ ये 3 लैंग्वेज ही आती हैं। ठीक है, तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग। ठीक है, जब एक बच्चा एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है, ठीक है, और उनमें इजीली कम्युनिकेट कर सकता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है।
सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा में अवरोध डालता है? नहीं। कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, वो आपकी सेकंड लैंग्वेज को सीखने में अवरोध पैदा नहीं करती है। मान लीजिए आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी हिंदी, ठीक है, हिंदी कभी भी आपको इंग्लिश सीखने में अवरोध पैदा नहीं करेगी। सहजात या प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा के अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, गलत। सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही है। पहली भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग है, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की अध्यापिका जो है वो शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री, रियलिया, खाना पकाने के बर्तन या वास्तविक जीवन के कार्य। ये चीज़ जो होती है उसे हम बोलते हैं रियलिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। रियलिया मीन्स जो आपकी जो बेसिक लाइफ होती है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको लेके जब आप क्लास में आ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं रियलिया। चम्मच रियल लाइफ में आप देखते हैं, प्लेट, डिब्बा, परात। नेक्स्ट है घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना, व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, किसी भी व्याकरणिक तत्वों पर कैसे काम किया जाए यह जानना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज व्याकरणिक जो तत्व होते हैं उनके बारे में जानना ही घोषणात्मक ज्ञान होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। घोषणात्मक ज्ञान व्याकरणिक तत्वों के बारे में जब हम किसी चीज़ को जानते हैं उसे ही हम घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, इसमें बोला है कि कोई जब किसी स्टूडेंट को, ठीक है, मान लीजिए आपको उस स्टूडेंट को साइंस समझानी है, ठीक है, अब इस साइंस को समझाने के लिए आपको इस सब्जेक्ट के अपोजिट जो है उस वाले दृष्टिकोण से ये परिचित करा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टूडेंट है उसमें किस चीज़ को डेवलप किया जा रहा है, मतलब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? समालोचनात्मक विश्लेषण, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता और साक्षरता विकास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज समालोचनात्मक साक्षरता। समालोचनात्मक मतलब जब बच्चा किसी चीज़ को एनालाइज करके उसके ड्रॉबैक्स या जो भी एडवांटेज होते हैं उनके बारे में जानता है तो उसे हम बोलते हैं समालोचनात्मक साक्षरता, ठीक है। इसमें किसी चीज़ को वो एनालाइज कर रहा है? नहीं। एनालिटिकल तरीके से कुछ एनालाइज कर रहा है? नहीं। प्रोसेस बेस्ड टीचिंग है? नहीं। साक्षरता विकास है? नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होती है? ठीक है, भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। जो ट्रांस लैंग्वेजिंग होती है उसका मतलब होता है जब भी कोई बच्चा एक से ज़्यादा भाषा जानता है, ठीक है, तो उन सभी भाषाओं को जब आप एक रिसोर्स की तरह क्लास में यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस लैंग्वेजिंग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सिखाती है? ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? मानस मंथन करते हैं, तो ये चारों में सही है। किसी भी चीज़ को आप एनालाइज करते हैं ना, सोचते हैं उसके बारे में। फिर क्या मुख्य बिंदु नोट करते हैं कि रूपरेखा तैयार करते हैं? सबसे पहले रूपरेखा तैयार कर लेंगे, सबसे पहले मेन पॉइंट नोट करते हैं ना हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं को नोट करते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर हम क्या करते हैं? प्रारूप लिखते हैं कि रूपरेखा तैयार करते हैं, उसके बाद हम रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रारूप लिखते हैं, फिर उसका संपादन करते हैं और फिर उसको अंतिम स्वरूप देते हैं। जब भी किसी भाषा को अच्छी तरह से आपको लिखना हो, मान लीजिए आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है, कोई भी ड्राफ्ट तैयार करना है, पहले आप उस चीज़ को विचार मन में लाएंगे, फिर आप उसके मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे, फिर आप उसकी एक आउटलाइन तैयार करेंगे, फिर उसका आप एक प्रारूप बनाएंगे, उसको संपादित करेंगे और फिर उसको आप अंतिम स्वरूप देंगे। तो 143 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 4। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में
शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लिख रहे हैं, तो इस कौशल को क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज स्टडी स्किल। क्लास में आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टडी स्किल। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में सिर्फ सुनते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में सिर्फ लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर बोल रहा होता है उसमें से मेन पॉइंट्स को ग्रैब करके वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं। तो ये हर किसी का क्या होता है? एक अध्ययन कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें यह प्रश्न किस टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुख और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। ठीक है, उस बच्ची ने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की उसको आपने फील किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहते हैं, ठीक है, कि कैसे उसने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, और लगभग 120 शब्दों में आपको ये पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये आप ये क्या चीज़ कर रहे हैं? अभिव्यक्ति परक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पाठ को विस्तारित करने वाला प्रश्न, या विमर्श संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? पाठ जो है उसको विस्तारित करने वाला जो प्रश्न है, यानी कि एक्स्ट्रा पोलेटिव। एक्स्ट्रा मीन्स अलग से। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को विस्तारित करने वाला जो प्रश्न है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पोलेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कक्षा 8 की जो अध्यापिका है वो एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्य को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है। ठीक है, और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। फिर वो स्टूडेंट्स को 4-4 के ग्रुप में काम करने के लिए देती है, और जो पढ़ी हुई पाठ्य सामग्री है उसको दोबारा लिखने के लिए कहती है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ना हो। तो इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, इसमें अनुच्छेद श्रुतलेख भी होता है और इसमें सामूहिक श्रुतलेख भी होता है। मतलब 4-4 के ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, और 5-5 सेंटेंस बोल रही है, तो वो क्या कर रहा है? बच्चा सुन भी रहा है और फिर उसको क्या कर रहा है? वो लिख भी रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, वह एकेडमिक लैंग्वेज या विभिन्न प्रकार के विषय जिनके लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित होती है। इसमें पूछा है यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनके लिए आवश्यक भाषा में जो निपुणता है उससे संबंधित होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अकेडमिक लैंग्वेज जो होती है दैट इज ऑलवेज कैल्प, संज्ञानात्मक अकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके रिलेटेड कौन सा सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन नहीं, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा या घर की भाषा का अध्ययन, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, ये भी सही है, ये भी सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, ये भी सही है। ठीक है, मातृभाषा होती है आपकी मदर टंग, प्राइमरी लैंग्वेज होगी हिंदी, सेकेंडरी लैंग्वेज होगी इंग्लिश। ठीक है, इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, शास्त्रीय भाषा को आप इसमें स्टडी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। सभी बच्चे अपने विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। इंग्लिश माध्यम में कभी भी आप अपने स्कूल की शुरुआत नहीं करते। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। नहीं, अब हम अपनी स्टेट की लैंग्वेज में भी एजुकेशन स्टार्ट नहीं करते। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। नहीं, हम अपनी स्कूली एजुकेशन को हिंदी में भी स्टार्ट नहीं करते हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी भाषा मातृभाषा, बिल्कुल, जो भी बच्चे होते हैं जब आप शुरू में स्कूल जाते हैं तो आप किस लैंग्वेज में अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं? जो आप घर पे कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि आपकी जो मातृभाषा है उसी में बच्चे की स्कूलिंग जो है उसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाता है। ठीक है, अधिगम प्रतिफल होता है आपने बच्चे को जो भी पढ़ाया है, तो जब आप बच्चे को उसके रिगार्डिंग फीडबैक देते हैं तो इसे हम बोलते हैं अधिगम प्रतिफल। ये व्याकरणिक ज्ञान को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशल के अधिगम के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना,
भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। ठीक है, तो जो लर्निंग आउटकम होता है अधिगम प्रतिफल, उसका जो मेन पर्पस होता है दैट इज़ फॉर जो दक्षताएं होती है यानी कि जो स्किल्स होती हैं उनको जब आप मेज़र करते हो, ठीक है, तो दक्षताओं को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना ही अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाता है। एग्जैक्टली लर्निंग फीडबैक होता क्या है, जैसे आपने किसी भी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, तो उसको आप उसके बाद उसके रिगार्डिंग फीडबैक देंगे। ठीक है, तो दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप गाइस आपको चीज़ें क्लियर हुई हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।